नमस्कार, मैं हूँ वर्तिका। एशिया विल हिंदी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज जब हमारी सरकार कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण लग रहे बड़े झटके से इकोनॉमी को बचाने के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रही थी, तब कुछ लोग ट्विटर पर इकोनॉमी रिवाइवल की कुछ संभावनाओं को हलाल कर रहे थे। आज ट्विटर पर बायकॉट हलाल प्रोडक्ट्स हैशटैग ट्रेंड हुआ। आज हमारे साथ हैं हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस जियाउल नोमानी, जिनसे समझेंगे कि भारत की इकोनॉमी के लिए हलाल प्रोडक्ट्स के क्या मायने हैं, क्या होते हैं हलाल प्रोडक्ट्स, कैसे हलाल सर्टिफिकेशन दिया जाता है, और साथ ही होंगे इंटरनेशनल इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी से जुड़े हुए बहुत से सवाल भी। मिस्टर नोमानी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद वर्तिका जी, धन्यवाद आपका। जी, नुमानी साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि इंटरनेट पर हलालोनॉमिक्स, इसको टर्म दिया गया है, इसको लेकर बहुत तरीके के आर्टिकल्स हैं और ट्विटर पर आज हैशटैग बायकॉट हलाल प्रोडक्ट्स भी ट्रेंड हुआ। एक बिजनेसमैन के तौर पर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपका इस पर क्या कहना है। देखिए, इस तरह के जो ट्रेंड्स हैं ये कोई पहली बार तो नहीं हो रहा। ऐसे ट्विटर या और सोशल मीडिया पे हैशटैग बॉयकॉट चलता ही रहता है, चाहे वो हलाल हो फिर चाहे किसी और चीज़ के बारे में हो। अभी इंडिया में तो ये बहुत आम सा फैशन हो गया है। मेरे ख्याल से जिनको लिमलाइट में आना है वो इस तरह के तुच्छ हरकत करते हैं कि ये बॉयकॉट कर दो, वो बॉयकॉट कर दो, बिना ये जाने कि इसके का आगे का क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए, भारतीय लोगों के लिए। तो मैं ये सब चीज़ों पे ध्यान देता नहीं हूँ एज अ बिजनेसमैन, लेकिन अगर मैं हमारे जो इंटरनेशनल बिजनेस की बात करूं, जो ये हलाल का जो दायरा है, जो सर्कल है, इसमें क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरर, एक सर्टिफाइंग एजेंसी और एक कंज्यूमर, ये तीन चीज़ जुड़े हैं। तो हम सर्टिफाइंग एजेंसीज हैं, हमारा नीड बेस्ड है, क्योंकि जब तक हमें सामने से कोई कंपनी अप्रोच नहीं करेगी अपने प्रोडक्ट्स को हलाल सर्टिफाई अप्रूव करने के लिए, तो हम पहल नहीं ले सकते। तो जब मैन्युफैक्चरर हमें अप्रोच करेगा कि आई वांट हलाल सर्टिफिकेट, तो हम अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। उनके बाद हम उनको सारी चीज़ें चेक करके, ऑथेंटिक करके उनको हम हलाल सर्टिफिकेट देते हैं, और फिर वो अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए, ख़ास तौर पे जो OIC मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इनकी डिमांड होती है, वहाँ पे ये लोग अपने प्रोडक्ट बेचते हैं सर्टिफिकेट के साथ। क्योंकि बगैर हलाल सर्टिफिकेट पे कहीं का भी प्रोडक्ट हो, वो बगैर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स वहाँ पे एंट्री नहीं है जी। तो अगर इंडिया से, जो कि इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो अगर इंडिया से इस तरह की चीज़ें बार बार आती रहेंगी, तो जो इंडियन प्रोडक्ट की कंज्यूम करने वाले, खास करके जो OIC कंट्रीज में है, जो मुस्लिम बहुल कंट्रीज हैं, वो उनमें मेरे ख्याल से एक नेगेटिव इम्पैक्ट जा सकता है कि इंडिया इज नॉट सीरियस अबाउट द हलाल, जो कि उनका एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो वो हलाल उनका एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि वो जो भी चीज़ कंज्यूम करें वो हलाल सर्टिफाइड होनी चाहिए बाय रेप्यूटेड एजेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर होम कंट्री। तो शायद से वो जो हमारे पास अभी तक की जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स लेते आए हैं बेस्ड ऑन देयर हलाल सर्टिफिकेशन, वो शायद से वो मिस कर जाए और वो किसी और कंट्री को चली जाए, हमारी पड़ोसी मुस्लिम कंट्री को चली जाए। तो ये इसका खदशा हमारे बिजनेस में इस तरह से पड़ सकता है, अदरवाइज तो इसका कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। जी जी जी। तो आपने कहा यहाँ पे कि खास करके जो हमारे इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कंपनीज हैं, जो हलाल सर्टिफिकेट लेकर कई रेप्यूटेड एजेंसीज हैं जो कि हलाल सर्टिफिकेट किसी प्रोडक्ट को देती हैं, उनसे हलाल सर्टिफिकेट लेके, खास करके जो OIC कंट्रीज हैं, जो मुस्लिम बहुल देश हैं, उनका बहुत बड़ा बाजार है, वहां पर जो बेचती हैं, तो हो सकता है कि उन हमारे यहाँ के व्यापारियों को नुकसान इस संदर्भ में हो सकता है कि वो देश किसी और देश से हलाल प्रोडक्ट्स मंगाने लगे और उनको बिजनेस में उस तरीके से नुकसान हो सकता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज आपसे कहना चाह रहा था यहाँ पे। जी बताइए। जो मैं सोचा था मैं आपसे शेयर करूंगा और आपके माध्यम से हमारे जो देखने वाले, सुनने वाले, उनसे भी शेयर करूं। अभी दोनों के लिए प्रॉब्लमेटिक था ये। एक हलाल एजेंसी, उन्होंने पतंजलि प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफाई किया। पतंजलि प्रोडक्ट का जो कंसाइनमेंट कतर जाता है तो उसके लिए हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत है। अब पतंजलि के प्रोडक्ट भी हलाल सर्टिफाइड है। अब आप बताइए, मतलब सारे नहीं, क्योंकि उनके कुछ प्रोडक्ट्स में जो गौमूत्र मिला है तो उसको हम यूज नहीं कर सकते, तो उसको सर्टिफाई भी नहीं कर सकते। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो जनरल इंग्रेडिएंट्स वाले हैं, तो उनको हलाल सर्टिफाई किया गया है। तो अब इससे पतंजलि का ही तो फायदा हुआ ना। कतर से किसको बिजनेस मिला? पतंजलि को बिजनेस मिला।
जी और सर्टिफाइंग एजेंसी को क्या मिला? जो उनका नॉमिनल चार्ज है वही मिलेगा। हलाल सर्टिफिकेट के जरिए जो फायदा पहुंचता है वो कंपनीज को पहुंचता है, और यहाँ पे अक्सर कंपनीज किसकी हैं? नॉन मुस्लिम्स की हैं, मैनेज एंड रन बाय नॉन मुस्लिम्स। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। इस तरीके के कोई और उदाहरण हाल ही में आपको याद आते हो पिछले 1-2 सालों में? मैं तो समझता हूँ पतंजलि अपने आप में एक बड़ा उदाहरण होना चाहिए दोनों के लिए, क्योंकि समागम है हलाल सर्टिफाइंग एजेंसी का, और जो इस तरह के हलाल बॉयकॉट हलाल का जो कैंपेन चला रहे हैं, उनको भी समझना चाहिए कि पतंजलि ने भी हलाल सर्टिफिकेट अपने कुछ प्रोडक्ट्स के लिए लिया था, जिसमें कुछ ऐसी वैसी चीजें नहीं मिली हैं जो इस्लामिक लॉ के हिसाब से कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। तो वो सब चीजें नहीं मिली थी, तो उनको हलाल पूरे वेरिफिकेशन के साथ फिर उनको हलाल सर्टिफाई किया गया। फिर कतर उनका प्रोडक्ट यूज कर रहा है आज। जी, मतलब ये तो बहुत ही विचित्र सी स्थिति है। कुछ मिला हुआ है, इस पे लोगों को दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं मिला हुआ है, इस पे लोगों को दिक्कत है। नहीं, मैंने वही कहा ना, डिपेंड करता है। अभी हलाल बहुत शराब जो है बहुत से लोगों के लिए वेजिटेरियन है, और शराब का इस्तेमाल भी होता है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके लिए शराब वर्जित है, वो शराब नहीं पीते। तो अगर शराब मिली हुई चीज़ है, भले वो वेजिटेरियन है, तो वो हलाल नहीं हो सकती। लेकिन अगर वो 100% वेजिटेरियन है, उसमें शराब नहीं मिला, तो फिर तो बाय डिफॉल्ट हलाल हो जाता है। हम्म बाय डिफॉल्ट हलाल हो जाता है। हम्म तो जी किस को रोकेंगे आप? जी, तो किस ये किस तो को रोकेंगे? नमक को रोक देंगे, नमक ना खाइए आप, नमक बाय डिफॉल्ट हलाल है। आटा बाय डिफॉल्ट हलाल है, शक्कर बाय डिफॉल्ट हलाल है। तो आप छोड़ दें फिर, अगर आपको हलाल से इतनी प्रॉब्लम है तो। हलाल से प्रॉब्लम नहीं है, ये जो समुदाय इस्तेमाल करता है वर्ड हलाल, ये उनके खिलाफ होता है, उससे प्रॉब्लम होती है। हलाल का मतलब शुद्ध होता है मैडम। अगर मैं कहूँ कि मुझे शुद्ध चाहिए, तो जाहिर सी बात है, आई एम आस्किंग फॉर हलाल विच इज परमिसिबल, क्योंकि इस्लाम ने कहा है कि हलाल खाओ, शुद्ध खाओ, प्योर खाओ। जी जी जी, जी। आपने बहुत अच्छी बात कही। बिल्कुल। और यहीं पे हम कहना चाहेंगे कि लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि ये किस कौन ताकतें हैं इसके पीछे और इससे किसका नुकसान हो रहा है। और ये केवल यहाँ पे धर्म का मामला नहीं रह जाता है, ये मान्यताओं का मामला नहीं रह जाता है, ये सीधे सीधे इकोनॉमी पर चोट पहुंचाता है जब इस तरीके के मामले उठकर सामने आते हैं। और ये केवल डोमेस्टिक मार्केट को नुकसान नहीं पहुंचाता है, इस तरीके के मामले इंटरनेशनल मार्केट में भारत की स्थिति को कमजोर करते हैं, और भारतीय व्यापारी जो विदेशों में अपना एक्सपोर्ट मजबूत करना चाहते हैं उनकी स्थिति को कमजोर करते हैं। तो सही बात है। जो देश हमारे साथ हमेशा से टकराव पे रहा है, तो ऐसी हरकतों से उनको भी फायदा पहुंच सकता है। वो उस मार्केट में डेंट मार सकती हैं जहाँ पे हमारा अच्छी पकड़ थी, कि भाई देखो ये सब हरकत की वजह से इंडिया में इनके हलाल स्टेटस पे डाउट है मुझे, तो एंड वी आर मैन्युफैक्चरिंग द सेम, तो हमारा बिजनेस उनको जा सकता है। जी जी, पतंजलि के आटे के बदले कतर वाले कहीं और का आटा खा सकते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सही बात हाँ, है। तो सही नुकसान बात। हमारा ही है। ये धर्म के लिए नहीं, 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 देश के नुकसान के लिए है। आखिर ये हलाल प्रोडक्ट्स होते क्या हैं? लोगों ने शायद कुछ लोगों ने सपोर्ट भी कर दिया हो ट्विटर पर बायकॉट हलाल प्रोडक्ट्स, लेकिन शायद उनको खुद ही नहीं पता हो कि ये हलाल प्रोडक्ट्स होते क्या हैं आखिरकार, और ये हलाल सर्टिफिकेट्स जो हैं वो कैसे दिए जाते हैं। हलाल एज अ वर्ड, इट्स ये अरबिक ओरिजिन का वर्ड है। मेरे ख्याल से इसके लिए इतनी बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि जो आम तौर पे जो समझ है लोगों की, वो इसको लेके है कि हलाल की जब हम बात करते हैं तो बात मीट तक ही रह जाती है। हम्म लेकिन मीट हलाल का एक हिस्सा है। जी। हलाल का होराइजन बहुत ब्रॉड है। हम्म अब हलाल चूंकि अरबी वर्ड है, इसको मैं हिंदी में अगर कहूँ तो प्योर, इंग्लिश में अगर हम लोग इसको ट्रांसलेट करें विच मीन्स परमिसिबल, प्योर, ऑथेंटिक, सही, सिंपल सी वर्ड में समझना है तो उसको हम लोग कहते हैं हलाल। अब इस्लाम ने कुछ मापदंड दिए हैं हम्म जिसकी बुनियाद पे लोगों को अपनी जिंदगी व्यतीत करनी है, मुसलमानों को। जी। तो हलाल और हराम का इस्लाम के अंदर बहुत महत्वपूर्ण ये आप कह सकते हैं जगह है। हम्म तो जी समाज के लिए जो एक इंसान के लिए फायदेमंद है वो हलाल है। जो समाज के लिए, जो एक इंसान के लिए नुकसानदेह है वो हराम है। हम्म यानी आपने अपने आप को और अपने समाज को नुकसान से बचाया, हराम से बचाया, यानी आपने एक हलाल काम किया। तो हलाल का जो कंसेप्शन है, हलाल का जो यूसेज है, बहुत ब्रॉड है, जी बहुत बड़े पैमाने पर वो जी उसको हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। जी। और वैसे आपको क्या लगता है कि कौन ताकतें होती हैं जो इस तरीके के कैंपेन सोशल मीडिया पर या फिर डिजिटल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर ट्रेंड कराती हैं? कौन ताकतें इनके पीछे होती हैं?
अभी देखिए मैडम, ऐसा है कि डिजिटल मीडिया की वजह से क्या है, आपका चेहरा छुपा होता है, सिर्फ आपके ख्याल लोगों के सामने जाते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा एक अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई इससे फायदा किसको पहुंचने वाला है। जैसे एक शेर है कि भाई सरहद पे गर्मी बहुत है, देखो कहीं चुनाव तो नहीं। तो बस कौन लोग हैं इसके पीछे तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये कि किन लोगों को फायदा पहुंचेगा, इसको समझ के आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन हो सकता है इसके पीछे। जी, तो आपका कहना है कि इसके पीछे राजनीतिक पार्टियां हैं? नहीं, मैं डायरेक्टली तो नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां होंगी नहीं होंगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि इनको इस तरह के प्रोपोगेंडा, इस तरह के कैंपेन चलाने से किनको ज्यादा फायदा पहुंच सकता है, अगर हम थोड़ी सी रिसर्च करें तो हमें अंदाजा लग जाएगा। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इससे किसका फायदा होगा। जाहिर सी बात है, जो चाहता है कि भारत तरक्की करे, प्रोग्रेस करे और भाईचारगी के साथ भारत आगे बढ़े, तो ये उन लोगों का तो काम कतई नहीं हो सकता। ये उन लोगों का काम तो कतई नहीं हो सकता। जिनको आपसी फूट डाल के, दरार डाल के फायदा पहुंचेगा, ये उनका काम है। हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया वो केवल फूड एंड बेवरेजेस को ही हलाल सर्टिफिकेट नहीं देती है, बल्कि होटल्स, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स, कॉस्मेटिक्स, एयर केटरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, रेस्टोरेंट और मॉल्स तक के हलाल सर्टिफिकेशन के प्रोविजंस हैं। ये हलाल सर्टिफिकेट देने का क्या प्रोसीजर है और इंडिया में इसकी लीगल स्टैंडिंग क्या है? जी बिल्कुल, देखिए कैसा है कि जो अलग अलग इंडस्ट्री है, जैसे फार्मास्यूटिकल एक इंडस्ट्री है, एयरपोर्ट ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का हिस्सा हो गया, एयरपोर्ट एंड होटल्स, फूड एंड बेवरेज एक इंडस्ट्री है, ठीक है। तो हर इंडस्ट्री के अलग अलग मापदंड, अलग अलग पैरामीटर्स है हलाल सर्टिफिकेट देने के लिए। सबका एक जैसा नहीं है, सबके लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है। और जैसे मिसाल के तौर पर हम उसकी बात करें फूड एंड बेवरेज की, ठीक है, जो बहुत बड़ी एक हलाल इंडस्ट्री का एक अहम हिस्सा है। तो फूड एंड इंडस्ट्री इंडिया की बात करो अगर, तो ठीक है, 4-5 हलाल सर्टिफाइंग एजेंसी इंडिया में मौजूद हैं, लेकिन फूड एंड बेवरेज बनाने वाली जो अक्सर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, इसमें अक्सर जो है नॉन मुस्लिम ओनर्स हैं। इसमें ये मुस्लिम बिजनेसमैन के नहीं है। अगर आप सर्च करें, जो बड़ी बड़ी फूड एंड बेवरेज कंपनीज हैं, दे आर ओन्ड बाय आर नॉन मुस्लिम ब्रदर्स। उनके मालिक जो है हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं। तो अब चूंकि इंडिया में एक कॉन्सेप्ट है वेजिटेरियन का, वेजिटेरियन का एक कॉन्सेप्ट है, तो बहुत से जो फूड एंड प्रोडक्ट है हमारे वो वेजिटेरियन है। तो बस वो सारी चीजों में अगर शराब नहीं मिली है, दारू, शराब या अल्कोहल जो इस्लाम में अलाउड नहीं है, तो वो चीज अगर उसमें नहीं मिली है, क्योंकि अल्कोहल भी वेजिटेरियन ही माना जाता है, लेकिन अगर किसी वेजिटेरियन फूड प्रोडक्ट में अल्कोहल नहीं मिला है तो बाय डिफॉल्ट हलाल हो जाता है, वो बाय डिफॉल्ट हलाल हो जाता है। लेकिन अब उसको एक्सपोर्ट करना है किसी कंट्री में, फॉर एग्जांपल मुस्लिम कंट्री में, तो वो कहते हैं कि भाई वी नीड हलाल सर्टिफिकेट, तब जाके हमें एक हलाल सर्टिफिकेट उन्हें इशू करना होता है। तो उसकी बुनियाद पर उनके जो प्रोडक्ट है फिर वहां पे, वहां की मार्केट के लिए यूजेबल, वहां के कंज्यूमर को कंज्यूम करने के लिए रेडी रहते हैं। अदरवाइज वो प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट हलाल है, वो प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट हलाल है। खाने के मसाले ले लीजिए आप, ठीक है, और कॉस्मेटिक क्रीम्स ले लीजिए, जैसे हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, डाबर है, वीको है, ठीक है, हिमालय है, ठीक है, आईटीसी के प्रोडक्ट हैं। जो इनके प्रोडक्ट हैं इसमें अल्कोहल नहीं मिला है, अगर इनके जो कॉस्मेटिक है, जो वेगान सर्टिफाइड हैं, इनके जो कॉस्मेटिक्स हैं, अगर इसमें अल्कोहल नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हलाल हो जाता है, ये बाय डिफॉल्ट हलाल हो जाता है। तो सर्टिफिकेट का मामला तभी आता है जब इन्हें एक्सपोर्ट करना है बाहर। आप ये बताइए कि हलाल का मार्केट असल में है कितना बड़ा, और इंडिया में हलाल का क्या मार्केट का साइज है, और इसके प्रोजेक्शंस क्या हैं, और इस तरीके के ट्विटर ट्रेंड्स किस तरीके का, किस हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं हलाल मार्केट के प्रोजेक्शंस को भारत में? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए भारत की जो पोजीशन है बहुत इंपॉर्टेंट है हलाल इंडस्ट्री की, हम लोग जहां तक बात करें मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हम पहले हलाल इंडस्ट्री की साइज की बात करते हैं। हलाल इंडस्ट्री की हम लोग अगर साइज की बात करें तो इसके 5 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं हलाल इंडस्ट्री के अंदर। इस्लामिक फाइनेंस, फूड एंड बेवरेज, ट्रैवल, इस्लामिक ट्रैवल, जो ट्रैवल एंड टूरिज्म, हलाल ट्रैवल टूरिज्म की बात कर लें आप, फार्मास्यूटिकल्स, ये जो 4-5 जो प्लेयर्स हैं ये बड़े बड़े प्लेयर हैं। क्लोथिंग एंड फैशन, ये भी एक बहुत बड़ी हलाल इंडस्ट्री का हिस्सा है, ये पर्टिकुलर कैटेगरी। तो ये इस तरह से जितनी भी इंडस्ट्रीज हलाल के अंडर, हलाल अम्ब्रेला के अंडर में आती हैं, तो रॉयटर्स की रिपोर्ट की अगर हम माने, जो कि उन्होंने अगस्त के आसपास रिलीज की थी, अगस्त 2019 में,
तब वर्ल्ड ओवर जो हलाल मार्केट थी वो 6.7 ट्रिलियन डॉलर्स की थी, 6.7 ट्रिलियन डॉलर्स की। और उन्होंने अपनी उसी रिपोर्ट में कहा था कि 2023-24 के आते आते यानी 2-3 साल बाद ये जो हलाल इकोनॉमी है टोटल, ये 10 से 12 ट्रिलियन डॉलर्स की हो जाएगी जी। तो मतलब ये कितनी बड़े अपॉर्चुनिटी अपने आप में दे रहा है लोगों को, ये आप इसके नंबर से पता कर सकते हैं जी। और दूसरा एडवांटेज जो इंडिया का है वो कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हलाल जो कंजम्पशन है वो मुस्लिम इंटरेस्ट का ज्यादा है वर्ड हलाल से, लेकिन अगर हम लोग उसकी एट्रीब्यूट्स को देखें कि प्योर होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, जो हलाल एट्रीब्यूट्स हैं सारे के सारे जो लग जाते हैं, तो फिर जो दूसरे लोग हैं जो ऑर्गेनिक की हम लोग जैसे बात करते हैं, ऑर्गेनिक इसलिए फेमस हो रहा है क्योंकि उसमें केमिकल फ्री है और जानवरों पर ज्यादा जुल्म नहीं हुआ है, इस तरह के जो बहुत से एट्रीब्यूट्स हैं ऑर्गेनिक को लगे हैं, तो ऑर्गेनिक के जो कंजम्पशन की मान्यता है वो अभी धीरे धीरे हम लोग बढ़ती हुई देख रहे हैं। तो इसी तरह से हलाल के जो एट्रीब्यूट्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो फिर इसका जो कंजम्पशन का दायरा है ये मुसलमानों से बढ़कर बहुत से नॉन मुस्लिम्स भी इसके फायदे को समझ के फिर इसको कंज्यूम करने लगेंगे। तो ठीक है, वो सेकेंडरी है। फिलहाल जब हम हलाल की बात करें तो पहले हम प्राइमरी जो कंज्यूमर है इसके मुसलमान होंगे। तो भारत में अभी अब हम देखते हैं कि मुसलमानों की आबादी क्या है, तो आंकड़े के हिसाब से हम लोग 180 से 200 मिलियन है। आंकड़े के हिसाब से हम देखें भारत की मुसलमान की आबादी भारत में 18 से 20 करोड़ की आबादी है। ठीक है, अब ये अपने आप में इतना बड़ा पोटेंशियल है। आप देखें 7 से 8 मुस्लिम बहुल कंट्री की आबादी को मिला दो तो अकेले भारतीय मुसलमान की आबादी है जी। सऊदी अरेबिया की आबादी, टर्की की आबादी, मलेशिया की आबादी, यूएई की आबादी, कतर की आबादी, ओमान की आबादी, इन सारी आबादी को मिक्स कर दो आप तो इनकी आबादी लगभग 18-19 करोड़ होगी जो कि भारतीय मुसलमान की आबादी है जी। ठीक है, मैं ये वहां पे लेकिन बाइंग कैपेसिटी क्योंकि ज्यादा है तो मैं देशों की बिजनेस के तौर पे अहमियत ज्यादा बढ़ जाती है। मैं उस पे भी आ रहा हूँ देखिए 20 करोड़ का जो नंबर है ये छोटा नंबर नहीं है किसी भी मैन्युफैक्चरर्स के लिए, बिल्कुल किसी भी मैन्युफैक्चरर्स के लिए। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा कल्चर है ये जॉइंट फैमिली वाला कल्चर रहा है अभी तक। अब धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी तक जो मेजोरिटी है वो जॉइंट फैमिली का है और मुसलमानों में अभी तक ये बाकी है जो मेजोरिटी मुसलमान है। तो अगर वहां पे मिसाल के ऊपर मैं एक पेस्ट की बात करूं, अगर जो मैंने कंट्रीज के नाम लिए वहां पे एक पेस्ट 1 महीना चलेगा तो वो पेस्ट यहाँ पे 2 बार यूज होगा 1 महीने में, यानी परचेसिंग की जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे उनसे डबल है, ज्यादा है आबादी को देखते हुए जी, है ना। तो वहां भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और यहाँ भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो आपको जो डोमेस्टिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसको भी आपको टैप करना है और जो इंटरनेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसको भी आपको टैप करना है। आपको दोनों तरह से टैप करके जो भारत का जो फिर जो इकोनॉमिक चार्ट है वो ऊपर ही ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं मोटी मोटी बात, जापान, चाइना, ताइवान, वियतनाम, इनकी जो सरकारी एजेंसियां हैं अब दे आर टेकिंग इंटरेस्ट ऑन हलाल फूड मार्केट। अब वो जो बड़ी जैसे इंडोनेशिया बहुत बड़ी मुस्लिम मार्केट है, इनसे लग के ही है, मलेशिया बहुत बड़ी मुस्लिम मार्केट है, इसके अलावा सिंगापुर है, फिर गल्फ कंट्रीज है। तो अब वहाँ के जो हलाल फूड मार्केट और हलाल कॉस्मेटिक्स के जो अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं ये कंट्रीज उनको टैप करना चाह रहे हैं। तो वहाँ की गवर्नमेंट खुद इंटरेस्ट ले रही है, इनिशिएटिव ले रही है इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को टैप करने के लिए। वर्तिका जी, मैं यहाँ पे एक चीज अपडेट देना चाहूंगा कि वो जो हलाल फूड बेवरेज की बात कर रहे हैं आप, $560 से बढ़ के ये 1.3 बिलियन डॉलर का 1.3 ट्रिलियन डॉलर का हो चुका है। अभी जल्दी ये हफ्ता भर पहले मैंने इसको अपडेट लिया था। तो हमने 2012-13 में यूएस की और सिंगापुर की कंपनी के लिए रिसर्च किया था हमने, मुस्लिम फ्रेंडली बिजनेस डेस्टिनेशंस। तो वी वर रिप्रेजेंटिंग देम और इंडिया का जो मार्केट है उस पर हम रिसर्च कर रहे थे। 2013-14 की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो उस वक्त हमने जब जो अदर जो बाहर से आने वाले जो मुस्लिम्स हैं, जो पर्यटक हैं, जो टूरिस्ट हैं इंडिया में आते हैं, तो बहुत से लोगों से हमने मुलाकात की, उनसे बात की, तो हमें पता चला कि वो सिर्फ 2 रीजन से इंडिया में आते हैं। किसी भी मुल्क में आने का 3 रीजन होता है, एक तो है मेडिकल केयर के लिए, दूसरा आपके बिजनेस के लिए और तीसरा टूरिज्म के लिए, लीजर एक्टिविटीज के लिए। तो 3 में से 2 चीजों के लिए तो इंडिया में आ रहे हैं, तीसरी चीज के लिए वो इंडिया में नहीं आ रहे, जो कि बहुत बड़ा बिजनेस पोटेंशियल है तीनों के मुकाबले में। वो हेल्थ केयर के लिए आते हैं, बिजनेस के लिए आते हैं, लेकिन टूरिज्म के लिए इंडिया नहीं आते, लीजर एक्टिविटीज के लिए इंडिया नहीं आते। देखो वो ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं,
वो ताइवान चले जाते हैं, वो वियतनाम चले जाते हैं, क्योंकि ये कंट्रीज जो है ये मुस्लिम फ्रेंडली ट्रैवल नीड को फुलफिल कर रहे हैं, जो कि बहुत बेसिक चीज है। इसमें कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं करना है। लेकिन इंडिया वो इसलिए नहीं ये चीज के लिए वो इंडिया नहीं आते, वो ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, जापान इस तरह से वो चले जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा वो उसी में खर्च करते हैं, सबसे ज्यादा पैसा वो उसी में खर्च करते हैं, जबकि उनको ये अच्छी तरह पता है कि इस्लाम और इंडिया का संबंध 1000 साल पुराना है। इंडिया और इस्लाम का जो संगम है ये 1000 साल पहले से, और ये ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सब नए नए लोग हैं। लेकिन वहां पे उनकी जो सुख सुविधा के को नजर नजर में रखते हुए, उनकी बीइंग अ मुस्लिम, जो उनको थोड़ा बहुत जो उनको कह सकते हैं कि बेनिफिट चाहिए, वो भी उनको वहां पे मिल रहा है। तो इसके लिए वो वहां का रुख कर रहे हैं टूरिज्म के लिए। जी। ये तो हमने अपने जी 2013-14 की रिसर्च में हमने देखा था। और इसको बहुत बहुत बारीक सी चीज है, इसको अगर फुलफिल कर दें तो इंडियन टूरिज्म जो इंडस्ट्री है ये अपने आप में बहुत बड़ा ग्रोथ देखेगी। जी। तो ये लगभग कितना कि आपको अगर साइज का आपको कुछ अगर आंकड़े याद हो, उस समय क्या आंकड़े निकल कर सामने आए थे कि जो आपने हलाल बताया हलाल हलाल मुस्लिम हलाल ट्रैवल ट्रैवल मार्केट। ट्रैवल मार्केट की बात करूं अगर, तो आज की डेट में मैं बोलूंगा कम से कम $400 बिलियन की इंडस्ट्री है। और इससे बहुत सी चीजें जुड़ी हैं। ट्रैवल जब आदमी आता है तो वो 8-10 दिन से कम में रहेगा नहीं, और अकेले आएगा नहीं, परिवार के साथ आएगा। फिर इससे दूसरी बहुत सी चीजें जुड़ी होती हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी होती है, और बहुत सी चीजें जो इंडिया के लिए फायदेमंद हो सकती है। जी जी। तो ये क्या प्रोसीजर क्या होता है जो हलाल सर्टिफिकेशन का जो आप लोग प्रोवाइड कराते हैं, कैसे होता है ये देखिए, हलाल इसमें सर्टिफिकेशन? इसमें जो है ये तीन डिविजन्स होते हैं हलाल सर्टिफिकेट किसी भी कंपनी जो फॉर्म होती है। एक जी तो शरिया डिवीजन होता है, जो कि बहुत जी इंपॉर्टेंट है, जो एक मुस्लिम इस्लामिक स्कॉलर जो होता है वो उसमें होता है, मुफ्ती जो होता है। फिर एक टेक्निकल स्कॉलर होता है, और एक फूड साइंटिस्ट होते हैं। जी। ये तीन इंपॉर्टेंट फील्ड है जो किसी भी हलाल सर्टिफाइंग एजेंसी के पास होती है। हम्म। जो टेक्निकल है वो प्रोसेस को समझ के, और जो फूड साइंटिस्ट है वो इंग्रेडिएंट्स बेवरेजेस में जो जो भी मिला है, जो मिल के वो बना है, वो उसको समझता है। फिर वो डिस्कशन होता है शरिया टीम से, उनको पूरी चीज़ें बताई जाती हैं। इनफैक्ट ऑडिट भी होता है, वहाँ पे हम लोग प्लांट में जाए जाते हैं, शरिया टीम, टेक्निकल टीम, बाकायदा फूड टेक्नोलॉजी के साथ प्लांट में भी जाते हैं। वो पूरे जी प्रोसेस को समझते हैं, देखते हैं वहाँ पे हाइजीन कंडीशन क्या है, वहाँ पे जो एम्प्लॉय है उनकी हेल्थ स्टेटस क्या है, क्या वो उनका रेगुलर हेल्थ चेकअप होता है नहीं होता है, क्या बीमारी, कोई बड़ी बीमारी में मुब्तला है नहीं है, इसका पता वो कैसे लगाते हैं। मतलब तमाम वो चीज़ें जो एक हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं, वो सारी चीज़ों का इसमें चेकअप होता है। इसके अलावा वो भी हम लोग देखते हैं इंग्रेडिएंट में कि कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं मिली है जो इस्लामिक कानून के हिसाब से अलाउड नहीं है खाना, बिकॉज ऑफ इट्स इल इफेक्ट ऑन पर्सन हेल्थ एंड सोसाइटी। तो फूड टेक्नोलॉजिस्ट का काम है, वो पता लगाता है। तो ये सब जब सारे पैरामीटर्स फुलफिल हो जाते हैं तो फिर उनको हलाल सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है, जो कि साल भर के लिए या 3 साल के लिए वैलिड हो रहा है। अलग अलग कंपनी की अलग अलग पॉलिसीज हैं, कोई साल भर के लिए वैलिडिटी देती हैं, कोई 3 साल के लिए वैलिडिटी देती हैं। लेकिन इसमें कंडीशन ये होती है कि सर्टिफिकेट देने के बाद जो हलाल सर्टिफिकेट दे रही एजेंसी है उसे ये हक है कि वो कभी भी ऑल ऑफ अ सडन जाके वो चेकिंग कर सकती है, ताकि देखने के लिए कि फिलहाल वो सारे पैरामीटर जो हमने देखे थे वैसे ही फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जी जी जी। यहाँ पे आपसे अगला सवाल हम ये जानना चाहेंगे कि अभी फिलहाल हमने देखा कि काफी सालों से, पिछले कुछ सालों से हलालोनॉमिक्स को लेकर कहें कि हलाल प्रोडक्ट्स को लेकर कहें, बहुत तरीके के आर्टिकल्स डिजिटल मीडिया पर हैं जो कई तरीके की एडवर्स बातें कहते हैं हलाल प्रोडक्ट्स को लेके या फिर हलाल चीज़ों को लेके। तो यहाँ पे आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस तरीके की जो ऑनलाइन कैंपेन्स चलती हैं, इन पर आपका क्या कहना है कि और क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे जो अभी आज ट्विटर ट्रेंड आज चला है, लेकिन ऑनलाइन कैंपेन्स काफ़ी सालों से चल रही हैं हलाल इंडस्ट्री के खिलाफ में। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये काइंड ऑफ एक इंडस्ट्री की इंटरनल बिजनेस वॉर टाइप का भी है कि एक इंडस्ट्री को नीचा दिखाने के लिए दूसरी इंडस्ट्री उसके अगेंस्ट प्रचार करवाती है? जिस तरीके से आप इसको किस तरीके से देखते हैं? तो मैं नहीं समझता कि किसी बिजनेस के लिए ये है, बिजनेस को नीचा दिखाने के लिए है। ये किसी, मैं समझता हूँ ये इसलिए किया जा रहा है कि किसी एक समुदाय को तकलीफ पहुंचाई जाए। लेकिन इससे किसी उस समुदाय को कोई तकलीफ नहीं पहुंचने वाली है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो वो कंज्यूम कर रहा है प्रोडक्ट, वो बनाने वाले ज्यादातर नॉन मुस्लिम्स ही हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत इसका अच्छा मतलब ये है एग्जांपल कि आपने अगर बताया। हलाल प्रोडक्ट्स को अगर नुकसान हाँ, पहुंचेगा तो सीधे सीधे इंडियन
नुकसान पहुंचेगा नॉन मुस्लिम्स को, और ये कैंपेन चलाने वाले लोग समझ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, अब मैं डाबर का प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, तो किसका प्रोडक्ट है, मैं किसको पैसा दे रहा हूँ, मैं किसको पैसा दे रहा हूँ, मैं जो है फॉर्चून का तेल यूज कर रहा हूँ, तो मैं किसको पैसा दे रहा हूँ, मैं टाटा नमक यूज कर रहा हूँ, मैं किसको पैसे दे रहा हूँ, मैं ये सब इसलिए यूज कर रहा हूँ कि मैंने मेरी पड़ताल में मैंने पाया कि वो हलाल है, तो मेरा पैसा किसको जा रहा है, मेरा पैसा किस सऊदी गवर्नमेंट को तो नहीं जा रहा है ना, वो तो इंडियन गवर्नमेंट को जा रहा है, और मेरे जो नॉन मुस्लिम हमारे जो बिजनेस भाई लोग हैं वो उनको जा रहा है, क्योंकि उन्होंने मेहनत करके अच्छा प्रोडक्ट बनाया है। तो आप भी कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे बिकॉज यू आर सेटिस्फाइड विद दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो वो आपका पैसा उस पर्टिकुलर कंपनी को जा रहा है, उस कंपनी से लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, फिर उसके मुनाफे से वो सीएसआर एक्टिविटीज करते हैं, यानी मिला जुला के इसमें भारत का फायदा है। जी, तो मतलब यहाँ पे सीधी सीधी अगर बात कही जाए तो जो शायद अपने कुछ राजनीतिक या धार्मिक फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए, या कहें कि अगर धार्मिक बिल्कुल ध्रुवीकरण के बिल्कुल लिए इस तरह के ऑनलाइन कैंपेन बिल्कुल चला रहे हैं, वो शायद बिल्कुल जानते नहीं बिल्कुल कि वो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बिल्कुल 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 कैंपेन अगेंस्ट हलाल, ये एक पर्टिकुलर समुदाय के खिलाफ एक छोटा सा अपना वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए वो ये कर रहे हैं, करते चले आए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है, कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि भारत इतना कमजोर नहीं है। हाँ, आपसे अगला सवाल ये जानना चाहेंगे कि आपके पार्टनर्स सिंगापुर में भी हैं, दुबई में भी हैं, कनाडा, मलेशिया में भी आपके इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं, तो अगर उनसे अगर कंपैरिजन किया जाए कि वहाँ जो हलाल इंडस्ट्री है उसके कंपैरिजन में इंडिया में हलाल इंडस्ट्री को किस तरीके की परेशानियों से दो चार होना पड़ता है, क्या परेशानी उनके सामने आती है, किस तरह देखिए की? मलेशिया वगैरह की हम बात करें, मलेशिया में तो एक प्रॉपर गवर्नमेंट बॉडी है इस चीज को डेवलप करने के लिए, तो जाहिर सी बात है, और यहाँ इंडिया में वी आर नॉन गवर्नमेंट, वी आर नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, जैसे आईएसओ सर्टिफिकेट है नॉन गवर्नमेंट, एक प्राइवेट एजेंसी है, तो हलाल सर्टिफिकेशन वहाँ मलेशिया की बात करें तो गवर्नमेंट बॉडी है जाकिम, गवर्नमेंट बॉडी जो ये सब चीजों को देखती है, उसी तरह से इंडोनेशिया में भी है। अब जापान और वियतनाम ने की गवर्नमेंट ने भी मतलब इसको एक बॉडी बनाया है हलाल प्रमोशन के लिए, तो सर्टिफिकेशन की भी बात आ जाती है उसमें, हलाल प्रमोशन, हलाल प्रोडक्ट के, उनके खुद के हलाल प्रोडक्ट के दूसरे मुल्क में प्रमोशन की भी बात आ जाती है, जहाँ पे मुस्लिम कंज्यूमर है जिनको हलाल प्रोडक्ट चाहिए। तो इंडिया में तो ये इंडिपेंडेंट बॉडी है फिलहाल, हलाल एजेंसी, और इसलिए भी इंडिपेंडेंट है कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है शरिया कंप्लायंट है, हलाल सर्टिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट्स है ज़्यादातर शरिया कंप्लाइंट है, तो ये जो इस्लामिक जो मुफ्ती हैं, जो स्कॉलर हैं, जो समझते हैं अच्छी तरह से हलाल और हराम के कॉन्सेप्ट को, तो ये उनका उनकी अथॉरिटी है, साइनिंग अथॉरिटी, कि वो साइन करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। तो इसमें किसी तरीके से जो लोकल गवर्नमेंट है या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनका किसी तरीके का कोई इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, या फिर इनकी तरफ से किसी तरीके के सपोर्ट का हलाल इंडस्ट्री पर, इंडिया की हलाल इंडस्ट्री पर फर्क नहीं पड़ता नहीं हो? नहीं, कोई कोई सपोर्ट नहीं है इंडियन गवर्नमेंट से हलाल इंडियन हलाल इंडस्ट्री का, क्योंकि ये तो बिजनेस की बात है। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो जाहिर सी बात है ये इकोनॉमी के लिए तो फायदेमंद होगा ही, क्योंकि जाहिर सी बात है व्हेन गवर्नमेंट स्पीक्स रादर देन एन इंडिविजुअल, तो वो बात कुछ और हो जाती है। तो अब जैसे हमारे इंडियन गवर्नमेंट के ताल्लुकात बाहर मुल्कों से भी अच्छे हैं, जो मुस्लिम ममालिक हैं उनसे हमारे इंडियन गवर्नमेंट के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, तो जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर ये बात होगी तो फिर तो ये इकोनॉमी की बात ही कुछ और हो जाएगी जी, ये इकोनॉमी की बात ही कुछ और हो जाएगी। लेकिन फिलहाल मैं नहीं समझता हूँ कि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से हलाल इंडस्ट्री, इंडियन हलाल इंडस्ट्री या इंडियन हलाल इंडस्ट्री तो बात छोड़ दीजिए, इंडस्ट्री हम नहीं कहेंगे, इंडियन हलाल प्लेयर्स के लिए, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो चाहे वो सर्टिफाइंग एजेंसीज हो, दोनों जो है उनके लिए जो है कोई सपोर्ट का प्लेटफॉर्म कुछ ऐसा हुआ हो। हमने हिंदुस्तान के तारीख में हमने सबसे पहला हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट का जो एग्जीबिशन किया था वो हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया ने किया था, जनवरी 2020 में किया था। वो इस उद्देश्य से किया था कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं जो हलाल सर्टिफाइड हैं या डीम्ड हलाल हैं उनको फायदा पहुंचे, उनको अदर जो मार्केट है वहां पे उनको एक एंट्री मिले, इस नीयत से हमने, इस मकसद से हमने, इस इंटेंशन से हमने वो शो ऑर्गेनाइज किया था। अदरवाइज इसके अलावा जो है अलग अलग मुल्कों में ये होता रहता है। दुबई में गल्फ फूड एक बहुत बड़ा शो होता है, मलेशिया में एक बहुत बड़ा हलाल कॉन्फ्रेंस होता है, इसके अलावा रशिया, इंग्लैंड वगैरह में होते रहता है, यूरोप में। तो अगर हमारे हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स उसमें पार्टिसिपेट करेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो वहां से उनको जो है बायर्स ज्यादा मिलेंगे, ऑर्डर्स मिलेंगे। ज्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे, ये उनको ध्यान में रखना है। ऐसा कहा जा रहा है, काफी ऐसे आर्टिकल्स भी आए हैं कि ये हलाल जिहाद है, तो ये हलाल जिहाद को आप कैसे कैसे समझेंगे और क्या कैसे इस पे
क्या कहेंगे आप ये कि नहीं क्या देखिए, हलाल मार्केट एक हलाल जिहाद है? क्या कहना है इस पर आपका? देखिए ऐसा देखिए, अगर एज एन आम आदमी अगर मैं देखूं तो ये सब चीजें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हलाल जिहाद, लव जिहाद, ये सब कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लेकिन हाँ, मीडिया पर्सन के हिसाब से हमें इस पे नजर रखनी है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये मीडिया पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सत्य असत्य में भेद करके जो सही है, जो ऑथेंटिक चीज है, वो लोगों के सामने ले जाए, ताकि लोग जो भ्रमित हो रहे हैं वो बचे रहें। तो जी। जिहाद, जिहाद चूंकि एक ये ऐसा वर्ड है जिसे बहुत गलत तरीके से पेश किया गया है जमाने से। वेस्टर्न मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें। तो बेसिकली यही बात है, जिहाद का असल मायने ये है टू स्ट्रगल, जद्दोजहद करना, कोशिश करना। किसके खिलाफ? गलत के खिलाफ सही की जीत की। कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं कहूँ, आप जिहाद को इतना पॉपुलर करने वाले जो लोग हैं गलत तरीके से, तो हलाल जिहाद छोड़ दीजिए। आप जिहाद अगेंस्ट डाउरी निकालिए, तो हमारे समाज का बहुत बड़ा फायदा होगा। आप जिहाद अगेंस्ट रेप निकालिए, जो इतने सारे हमारे जो रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो जिहाद अगेंस्ट रेप निकालिए, इसमें लोगों का बड़ा फायदा होगा। ये हलाल जिहाद वगैरह कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये इनफैक्ट मैंने कहा जैसे कि यहाँ पे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वी आर यूज टू नाउ। ये सब लोगों के जो बचकानी हरकतें हैं, तो हम और जो सब भी हमारे समाज के लोग हैं, वी आर यूज टू नाउ, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, हमारी इकोनॉमी को फर्क पड़ेगा अगर बाहर के लोग इसका संज्ञान लेने लग गए तो। हम्म। जी। और ये बहुत गंभीर बात है जो बहुत सबको समझनी चाहिए। बहुत गंभीर बात है, इससे बहुत गंभीर बात है, क्योंकि इससे हमारे देश का नुकसान है, हमारे देश की इकोनॉमी का नुकसान है, हमारे देश के लोग जो बाहर जॉब करते हैं उनके लिए नुकसान है। बिल्कुल सही बात है। धर्म के नाम पे लोग जो शायद एक दूसरे को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो देश के नाम पे सब कुछ हो रहा है, वो लोग जाने अनजाने देश को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये बहुत गंभीर और समझने वाली बात है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं, उन्हें आज के हमारे इस कन्वर्सेशन से ये समझ में आया होगा कि ये हलाल और नॉन हलाल की बहस जो फिलहाल देश में गाहे बगाहे उठती रहती है, जो उसके खिलाफ कैंपेन्स चलते रहते हैं, ये कितने हद तक बचकाने हैं, या फिर इसका नुकसान कितने हद तक हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को हो सकता है। कौन लोग हैं असल में जिनको जैसे कि हम ज्यादातर जो बड़े बिजनेसमैन हैं भारत से जिनका एक्सपोर्ट जाता है, वो ज्यादातर नॉन मुस्लिम प्लेयर्स हैं, जिनके हलाल प्रोडक्ट्स दूसरी कंट्रीज में जाके सेल होते हैं, उनको उनके ऑर्डर्स को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये समझने वाली बात है कि आने वाले दिनों में जब इंडियन इकोनॉमी रिवाइवल की तरफ बढ़ रही है और एक बड़ी मुश्किल से उबरने की कोशिश कर रही है, तो इस तरीके की घटनाएं आगे बढ़ने की संभावना को ही नुकसान पहुंचाती हैं, और आप देश को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये समझने वाली बात है। इसी के साथ हम आज की अपनी बातचीत को, काफी लंबी बातचीत रही, इसको यहीं हम विराम देना चाहेंगे। कोई क्वेश्चंस हैं और आपके पास कोई और सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमें अपना समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है, और शायद आप अगर आज के हमारे इस प्रोग्राम को बाकी लोगों के साथ शेयर करेंगे तो हो सकता है कि उनके दिमाग में जो कुछ मिसकंसेप्शंस हो, जो भ्रम की स्थिति हो, या फिर कम जानकारी के कारण जो कुछ गलतफहमियां उन्होंने पाल ली हो, वो तोड़ने में आप मदद कर सकें उनकी। नुमानी साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, एशिया विल हिंदी के साथ जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सभी बहुत दर्शकों शुक्रिया। का बहुत बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की जानकारी के लिए आप बने रहिए एशिया विल हिंदी के साथ। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।